नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ मनोरा सक्सेना। बिहार में एनडीए को सबसे बड़ा झटका लग सकता है। बिहार से एनडीए सरकार की विदाई के आसार नजर आ रहे हैं। बिहार में गठबंधन की जबरदस्त लहर देखने को मिली है। कई एग्जिट पोल में महागठबंधन की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। बड़ी खबर यही है कि कई एग्जिट पोल ये इशारा कर रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार सत्ता में आएगी, यानी कुल मिलाकर नीतीश की विदाई लगभग तय माने जा रही है। और तेजस्वी यादव के लिए एग्जिट पोल अच्छी खबर लेकर आए हैं। 10 नवंबर, हालांकि ये वो तारीख इंतजार जब नतीजों का, लेकिन नतीजों से पहले जो एग्जिट पोल है, इनकी कोशिश होती है जनता की नब्ज समझने की, हवा के रुख को समझने की, वो कम से कम यहां खुशी महागठबंधन को दे रहे हैं। आरजेडी और कांग्रेस वाले महागठबंधन के लिए अच्छी खबर यह है कि महागठबंधन की सरकार वापसी करती हुई दिख रही है, तो वहीं नीतीश की विदाई एग्जिट पोल बता रहे हैं। यानी कुल मिलाकर एनडीए को बड़ा झटका लग सकता है। 15 साल से लगातार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे हैं बिहार के। ऐसे में सत्ता परिवर्तन की ओर इशारा कर रहे हैं एग्जिट पोल। आपको बता दें कि लगातार रैलियों में रोजगार को बड़ा मुद्दा बताते हुए तेजस्वी यादव ने यह वादा किया कि जब भी वो आएंगे तो पहला आदेश 10 लाख नौकरियों का होगा। और इसी की देखा देखी बीजेपी को भी मैदान में आना पड़ा और कहना पड़ा कि 19 लाख रोजगार हम देंगे। हालांकि जेडीयू लगातार कहती रही कि इतने भाई संसाधन सरकार के पास है नहीं। बिना स्ट्रैटेजी के, बिना रिसर्च के तेजस्वी यादव ऐसा बोल रहे हैं। तो अगला मुख्यमंत्री किसे होना चाहिए, यह भी अपने दर्शकों को बता दें कि क्या यहां पर परसेंटेज लोगों की निकल कर आई है। पसंदीदा नेता कौन है मुख्यमंत्री के रूप में? तेजस्वी यादव के लिए 44% लोग मानते हैं कि मुख्यमंत्री होना चाहिए। नीतीश कुमार के लिए 35% लोगों की मोहर है और चिराग पासवान सिर्फ 7% लोगों की पसंद है। उपेंद्र कुशवाहा जो कि मुख्यमंत्री की रेस में वो भी शामिल है, सिर्फ 4% लोग चाहते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा मुख्यमंत्री बने। सुशील मोदी के लिए 3%, पप्पू यादव के लिए सिर्फ 1% लोग, जीतन राम मांझी को 1% लोग मुख्यमंत्री बनता देखना चाहते हैं और अन्य में 3% लोगों को रखा गया है। तो पहली पसंद जो है मुख्यमंत्री के लिए, वो बिहार की जनता के लिए तेजस्वी यादव है। 44% बिहार की जनता चाहती है कि तेजस्वी यादव अगले मुख्यमंत्री बने। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल क्या बताता है, चलिए आपको बताते हैं। 243 सीटों पर कौन कहां पर है। एनडीए को 69 से 91 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। महागठबंधन को 139 से 161 वोट यहां पर सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। एलजेपी जो कि इस बार अलग लड़ी थी एनडीए से, 3 से 5 सीटें, बहुत ज्यादा सीटें एलजेपी को नहीं मिली। और जीडीएसएफ को 3 से 5 सीटें और पीडीए को सिर्फ 1 भी सीट नहीं, अन्य के खाते में 3 से 5 सीटें जा सकती हैं। तो तीसरे मोर्चे को भी बहुत ज्यादा कुछ हाथ लगता हुआ नहीं दिख रहा है। यहाँ पर अगर अच्छी खबर यहाँ दिखती है तो साफ तौर पर महागठबंधन को दिख रही है। एनडीए को झटका दिख रहा है। एनडीए के खाते में 69 से 91 सीटें, महागठबंधन के खाते में 139 से 161 सीटें। एक 122 ये जो आंकड़ा है, ये जादुई आंकड़ा है, बहुमत का आंकड़ा है। और अब आपको पार्टियों का वोट शेयर हम बताते हैं। हर एक पार्टी का सबसे पहले बात करते हैं एनडीए का। और यहां एनडीए को सिर्फ 39% वोट शेयर, महागठबंधन को 44% वोट शेयर और एलजेपी को सिर्फ 7% वोट शेयर। जीडीएसएफ जो कि तीसरा मोर्चा, उसको 4% और जो पीडीए है उसे सिर्फ 1%। अन्य को माना जा रहा है कि 5% वोट शेयर मिल सकता है।
और अब 243 जो सीटें हैं उस पर पार्टियों की स्थिति क्या है, चलिए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। सबसे पहले एनडीए की बात करते हैं। एनडीए के घटक दल में देखिए 48 से 50 जो फीसदी बीजेपी के खाते में यहाँ पर दिख रही हैं, और जेडीयू की अगर हम बात करते हैं तो 26 से 34 फीसदी यहाँ पर सीटें दिख रही हैं, 26 से 34। और वीआईपी की बात करें तो 2 से 3 सीटें, और एचएएम को 3 से 4 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। जो घटक दल हैं एनडीए के, यानी कुल मिलाकर 4 जो दल, उनको कितनी कितनी सीटें मिलेंगी? बीजेपी को 38 से 50, जेडीयू को 26 से 34, और वीआईपी को 2 से 3, और जो हम पार्टी है उसको 3 से 4 सीटें मिलेंगी। यानी जेडीयू को कुछ खास हाथ में लगता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। बीजेपी 38 से 50 सीटें यहां पर जीतती हुई नजर आ रही है। जेडीयू की बात करें तो सिर्फ 26 से लेकर 34 सीटें, वहीं वीआईपी के खाते में 2 से 3 सीटें जा सकती हैं, और हम जो कि जीतन राम मांझी की पार्टी है, एनडीए का हिस्सा है, वो 3 से 4 सीटें उसे मिल सकती हैं। तो सीधी जो टक्कर थी वो एक तरफ एनडीए की, दूसरी तरफ महागठबंधन की, और एनडीए के घटक दल में हमने आपको बता दिया कि किस किस दल को कितनी सीटें मिल सकती हैं। अब हम बात करते हैं महागठबंधन के दलों की, और महागठबंधन के दलों में सबसे पहले हम बात करते हैं आरजेडी की। तो देखिए 139 से 161 सीटें यहाँ पर मिल सकती हैं महागठबंधन में, और उसमें आरजेडी को मिल सकती हैं 94 से 106, कांग्रेस को 29 से 35, सीपीआई एमएल को 12 से 16, सीपीआई को 2, सीपीआई-एम को 2 सीटें मिल सकती हैं। तो यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी, आरजेडी, कांग्रेस ने एक साथ चुनाव लड़ा था, महागठबंधन ही बनाया गया था, और महागठबंधन लगातार बढ़त बनाए हुए है, और आरजेडी को इसमें 94 से 106 सीटें मिल सकती हैं, और कांग्रेस को 29 से 35 सीटें मिल सकती हैं, सीपीआई एमएल को 12 से 16, सीपीआई को 2 और सीपीआई-एम को 2 सीटें मिल सकती हैं। सबकी इस बार निगाह रही कि आखिरकार एलजेपी क्या कुछ हासिल करेगी, क्या सिर्फ वोट कटवा साबित होगी या एक बड़ी स्ट्रेटजी के साथ सामने आएगी। हालांकि चिराग पासवान ने लगातार रैलियां की, जमीन पर काम किया, लेकिन बहुत ज्यादा एग्जिट पोल इशारा नहीं कर रहे कि वो सीटें जीत पाएंगे। एलजेपी की बात करते हैं, आपको बताते हैं कि एलजेपी की स्थिति क्या है। सिर्फ 3 से 5 सीटें यहाँ पर एलजेपी जीतती हुई नजर आ रही है, और जीडीएसएफ 3 से 5 सीटें इसे भी मिल सकती हैं। पीडीए के खाते में एक भी सीट नहीं, अन्य को माना जा रहा है कि 3 से 5 सीटें मिल सकती हैं। एलजेपी जो कि एनडीए से अलग होकर इस बार चुनाव लड़ रही थी, लगातार नीतीश के खिलाफ बोल रहे थे चिराग पासवान, और उन्होंने बिहार फर्स्ट का नारा भी दिया, लेकिन बावजूद उसके ऐसा लगता है कि एलजेपी बहुत कुछ खास नहीं कर पाएगी। बहुत ज्यादा असर रैलियों का लोगों के बीच देखने को नहीं मिला है, कम से कम एग्जिट पोल तो यही इशारा कर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े अब हम आपके सामने रख रहे हैं। इस बार कुल 26 नेशनल और क्षेत्रीय पार्टियां मैदान में थीं। तकरीबन 4.5% राजनीतिक गठबंधन हुए। बिहार चुनाव में कुल 6 सीएम उम्मीदवार की घोषणा हुई। 6 बड़े और 14 छोटे उप जातियों का रोल काफी अहम रहा। हालांकि क्षेत्र पार्टियों का वहां पर बोलबाला रहा है, और इस बार भी क्षेत्रीय पार्टियां गठबंधन के रूप में सामने आई। लेकिन अब ये महत्वपूर्ण देखना होगा कि जो छोटी छोटी पार्टियां थी वो कितना वोट काट पाएंगी। हालांकि सत्ता बनाने में तो उनकी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं रहती, लेकिन जो महागठबंधन है या एनडीए जो भी सत्ता में आएगी उसमें वो जीत और हार का फैक्टर जरूर तय कर पाती हैं। तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण आंकड़े थे वो अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं। 26 नेशनल और क्षेत्रीय पार्टियां इस बार मैदान में थी, इनके बीच मुकाबला था। 4.5% राजनीतिक गठबंधन हुए, और जो बड़ा गठबंधन था वो दोनों के बीच में जो लड़ाई थी वो एक था एनडीए और एक था महागठबंधन आरजेडी और कांग्रेस वाला, जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल थी। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन मजबूत होती हुई नजर आ रही है। महागठबंधन के लिए मुस्लिम, यादव, युवाओं से सबसे ज्यादा लाभ मिला है। तेजस्वी प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार के 15 साल के कार्यकाल को टारगेट किया, और महत्वपूर्ण मुद्दे जो कि जनता से जुड़े मुद्दे हैं, जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं कहना चाहिए, उनको सबके सामने रखा, और ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं लोगों को हिट किया है। अपने आप को उन्होंने बेहतर विकल्प बताया,
जंगलराज की छवि से निकालने के लिए पहली बार तेजस्वी यादव ने बड़ा कदम उठाया। तेजस्वी यादव ने खुद को सभी जातियों के नेता के रूप में पेश किया। पोस्टर में कहीं भी आप अगर देखें तो लालू प्रसाद यादव नजर नहीं आए, यानी कि अपने फादर से वो अलग अपनी छवि बनाने की कोशिश कर रहे थे। तेजस्वी यादव ने खुद को सिर्फ मुस्लिम और यादवों के नेता की छवि से अलग किया। पार्टी का मुख्य मुद्दा विकास और 10 लाख नौकरियां लगातार वो कहते रहे। एक नेता एक संदेश और तमाम प्रचार से पार्टी को लाभ मिला है। कांग्रेस समेत अन्य घटक दलों के साथ गठबंधन सरकार महागठबंधन ने सीपीआई-एमएल से दलित वोटर्स को भी लुभाने की कोशिश की। तो जो स्ट्रैटेजी थी यहाँ पर वो कहीं ना कहीं काम करती हुई नजर आ रही है तेजस्वी यादव की, जिसे कहा जाता कि बहुत इमेच्योर है वो राजनीति के लिए, लेकिन उन्होंने इस बार अपनी मेच्योरिटी का परिचय दिया है। और जो सबसे ज्यादा परेशानियां लोगों के लिए थी वहां, यानी कि रोजगार की, पलायन की, उसको महत्वपूर्ण मुद्दा बनाया। जंगलराज को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके खिलाफ कई रैली में बातें कही, लेकिन वो लगातार अपने पिता से अलग छवि बनाने की कोशिश करते हुए नजर आए। और उन्होंने सीधे सीधे लोगों से विकास के लिए वादे किए और साथ ही रोजगार को वो लगातार हर रैली में उठाते रहे। तो ये तो महागठबंधन की स्ट्रैटेजी हमने अपने दर्शकों को बताई। और बात करते हैं एनडीए की कि आखिरकार एनडीए के पास कौन से महत्वपूर्ण बिंदु थे, कौन से महत्वपूर्ण वादे थे जिसको लेकर वो जनता के बीच में गए, और क्या आखिरकार ऐसा रहा जो कि नीतीश सरकार के खिलाफ दिखा, एंटी इनकम्बेंसी दिखी। चलिए बात करते हैं। यहाँ पर नीतीश सरकार के लिए एक विरोधी लहर भी थी, लेकिन केंद्र सरकार का समर्थन उनके साथ था। बिहार में 30 लाख प्रवासियों के लिए रोजगार महत्वपूर्ण मुद्दा बना। शिक्षा, स्वास्थ्य और बाढ़ मैनेजमेंट में नीतीश सरकार का कमजोर प्रदर्शन कहीं ना कहीं उनके लिए खतरे की घंटी रहा है। कोरोना काल में पीएम गरीब कल्याण योजना ने केंद्र सरकार की छवि बनाई। लोगों ने माना नीतीश सरकार सड़क, बिजली, पानी और कानून व्यवस्था अच्छा करने में कामयाब रही, लेकिन ये सभी मुद्दे इस चुनाव के दौरान गैर मुद्दे बने रहे। हर पार्टी का अपना एजेंडा होता है, हर पार्टी के अपना घोषणा पत्र होता है, हर पार्टी की रणनीति, स्ट्रैटेजी जो चुनाव के बीच जनता तक पहुंचाने की रैलियों के जरिए कोशिश होती है। तो यहाँ पर हम बात एनडीए की कर चुके हैं, यहाँ पर हम बात महागठबंधन की कर चुके हैं, और हम बात करते हैं छोटे छोटे दलों की, खास तौर से एलजेपी की बात करते हैं जो इस बार बिल्कुल अलग होकर एनडीए से लड़ी है चुनावी मैदान में। जेडीएसएफ की बात करते हैं, पीडीए की बात करते हैं। तो यहाँ पर एनडीए से एलजेपी से निकलने के बाद जेडीयू को नुकसान यहाँ पर माना गया है कि हुआ है। एलजेपी ने जेडीयू के लिए अनुसूचित जाति और अन्य बड़ी जातियों के वोट का नुकसान पहुंचाया। पप्पू यादव, जेडीएसएफ और पीडीए 5 से 10 सीटों से ज्यादा महागठबंधन को नुकसान नहीं पहुंचा सके। माना जा रहा था कि वोट कटवा साबित होंगे, लेकिन बहुत ज्यादा नुकसान महागठबंधन को नहीं पहुंचाया। और जो यहाँ एनडीए के लिए नुकसान साबित हुए हैं वो है चिराग पासवान। एनडीए से अलग होकर चिराग पासवान ने चुनाव लड़ा। हालांकि बीजेपी के खिलाफ उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, बीजेपी के खिलाफ अपने कैंडिडेट्स नहीं उतारे, लेकिन बीजेपी के खिलाफ न जाकर उन्होंने जेडीयू के खिलाफ जिस तरीके से नारेबाजी की, और वो कहीं ना कहीं न सिर्फ जेडीयू के लिए खतरनाक साबित हुई है, बल्कि यहाँ नुकसान एनडीए को भी उठाना पड़ रहा है। भूगोल के लिहाज से पार्टी का वोट शेयर अपने दर्शकों को बताते हैं। शहरी इलाकों में एनडीए 39% यहाँ पर वोट शेयर रखता है। ग्रामीण इलाकों में एनडीए 42% वोट शेयर रखता है। शहरी इलाकों में महागठबंधन की बात करें तो 44% वोट शेयर रखता है। इसके साथ ही ग्रामीण इलाकों में महागठबंधन जो है वो 46% वोट शेयर रखता है। शहरी इलाकों में एलजेपी की हम बात करते हैं तो यहाँ पर 7% वोट शेयर है। ग्रामीण इलाके में एलजेपी का सिर्फ 5% वोट शेयर है। शहरी इलाकों में जेडीएसएफ 4% वोट शेयर रखता है। ग्रामीण इलाकों में जेडीएसएफ 2% वोट रखता है। ग्रामीण और शहरी इलाकों में पीटीए सिर्फ 1% वोट शेयर रखता है। शहरी इलाके में अन्य जो पार्टियां हैं वो 5% वोट के आसपास हैं। ग्रामीण इलाके में अन्य पार्टियों का 4% वोट शेयर है।
और अब आपको जाति के लिहाज से पार्टी को वोट शेयर बताते हैं। तो एनडीए की अगर हम बात करें तो जो एससी वोट शेयर है वो 41% का है, एसटी का 53% शेयर है, ओबीसी और ईबीसी 57% वोट शेयर एनडीए के पास है। और यहाँ पर अब आ जाइए महागठबंधन की बात करें तो एससी का 35% वोट शेयर, एसटी का 27% वोट शेयर, ओबीसी ईबीसी 25% वोट शेयर। एलजेपी की बात करते हैं तो एससी का वोट शेयर 14% है, एसटी के वोट शेयर 9% है, ओबीसी ईबीसी का 6% वोट शेयर है। जीडीएसएफ की बात करें तो एससी 5% वोट शेयर रखता है, एसटी का 2% वोट शेयर रखता है, ओबीसी ईबीसी का 5% वोट शेयर रखता है। पीटीए की बात करते हैं तो एससी का 1% वोट शेयर है, एसटी का वोट शेयर नहीं है उनके पास, ओबीसी ईबीसी का 1% वोट शेयर है। और अन्य की बात करें तो एससी का 4%, एसटी का 9% और ओबीसी ईबीसी का 6% वोट शेयर है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं कुछ और खबरों का। प्रधानमंत्री मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट और गुजरात दिवाली गिफ्ट सामने आया। रूपी हजारी घोगा रो पैक्स फेरी सेवा का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री रूपानी और मंत्री मनसुख मांडविया सूरत के हजीरा में मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री रूपानी और मंत्री मनसुख मांडविया, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल सूरत के हजीरा में उपस्थित रहे। सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि गुजरात भारत में एक समुद्री प्रवेश द्वार के रूप में प्रसिद्ध हो रहा है। सूरत से सौराष्ट्र जाने में 10 से 12 घंटे लगते हैं। रोपैक्स सेवा के कारण आप सिर्फ 4 घंटे ही लगेंगे। कैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी बढ़ती है और साथ साथ ईज ऑफ लिविंग भी कैसे बढ़ती है, इसका ये उत्तम उदाहरण है। अभी मुझे जिन 4-5 भाई बहनों से बात करने का मौका मिला और वो अपने अनुभव को जिस प्रकार से बयां करते थे, चाहे वो तीर्थ यात्रा की कल्पना हो, चाहे व्हीकल को कम से कम नुकसान होने की चर्चा हो, चाहे समय बचाने की चर्चा हो, चाहे खेती में जो उत्पादन होता है उसकी बर्बादी को बचाने का विषय हो, फ्रेश फ्रूट वेजिटेबल सूरत जैसे मार्केट तक पहुंचाने का, इतने बढ़िया तरीके से सभी साथियों ने एक प्रकार से इसके जितने आयाम है उसको हमारे सामने प्रस्तुत किया और उसके कारण व्यापार में जो सुविधा बढ़ेगी, बहुत सारी स्पीड बढ़ जाएगी। मैं समझता हूं कि एक बहुत ही खुशी का माहौल है। व्यापारी, कारोबारी हो, कर्मचारी हो, श्रमिक हो, किसान हो, स्टूडेंट्स हो, हर किसी को इस बेहतरीन कनेक्टिविटी का लाभ होने वाला है। जयेश प्रजापति हमारे संवाददाता अहमदाबाद से इस खबर पर जुड़ गए हैं। जयेश, माना जा सकता है दिवाली पर यह बहुत बड़ा तोहफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से गुजरात के लोगों के लिए, अब कितना फायदा लोगों के लिए होगा? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी जब गुजरात के सीएम थे, प्रोजेक्ट था कि गुजरात के समुद्र मार्ग वहाँ विकसित हुए और मार्ग से आने जाने में लोगों को जाओ विकसित हो गए। ये ड्रीम प्रोजेक्ट चालू होने से सूरत से सौराष्ट्र आने में जो बाय रोड 10 घंटे लगते हैं, उन सब 4 घंटे ही लगेंगे। और सौराष्ट्रवासियों को के लिए बहुत बड़ी गिफ्ट जाती है और सौराष्ट्र के व्यापारियों में ये बहुत ही बड़ी खुशी का माहौल अभी माना जा रहा है। शुक्रिया जयेश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। जूनागढ़
दिवाली को लेकर अहमदाबाद पुलिस की तरफ से बड़ी घोषणा की गई है। रात 8 बजे से लेकर रात 10 बजे तक ही आतिशबाजी की जा सकती है। चीनी, तुतकल और गुब्बारे का उत्पादन या फिर बिक्री नहीं होगी। पटाखे ऑनलाइन नहीं बेचे जा सकते हैं। प्रशासन पुलिस उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी करेगी। जो गुजरात के लोग हैं उनके लिए अहम खबर, पहला ये कि पटाखे ऑनलाइन नहीं बिकेंगे और इसके साथ जो आतिशबाजी की छूट है वो सिर्फ 2 घंटे की है, रात 8 बजे से लेकर रात 10 बजे तक दिवाली वाले दिन। मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत मोबाइल वैन के माध्यम से शहर के अलग अलग वार्डों में लोगों के स्वास्थ्य की जांच की जा रही है। वहीं कोरोना काल के दौर में स्वास्थ्य जांच में बेहतर सेहत के लिए ये वैन वरदान साबित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की महत्वाकांक्षी योजना शहरी स्लम स्वास्थ्य से अस्पताल अब लोगों के घर तक पहुंचने लगी है। इस मोबाइल वैन के जरिए लोगों को समय रहते उनकी छोटी और बड़ी बीमारियों का पता चल रहा है, तो उन्हें समय पर इलाज भी दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री के कारण है ना, तो क्रॉसिंग के कारण है ना, तो जनता है तो बहुत परेशान होते थे ना, हर चीज के लिए है ना, क्या बोलते हैं, स्वास्थ्य केंद्र है तो 3 किलोमीटर दूर रहने के कारण अभी वह गौरी नगर में स्वास्थ्य शिविर लगने से सब है तो गरीब परिवार को और सभी तरह के मरीज हमारे पास आ रहे हैं। किस तरह की सुविधा, क्या क्या जांच हो रही है? यहाँ पर हम लोग ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर की जांच अभी कर रहे हैं और वजन लेना और तमाम पूरा फिजिकल एग्जामिनेशन ये सब करके और प्रत्येक केस के उसके आधार पर उनको। जलते इलेक्ट्रॉनिक आइटम के कारण छत्तीसगढ़ में मिट्टी के दिए बनाने वाले कुम्हारों के घर में अंधेरा छाने लगा है। कारण यह है कि ज्यादातर लोग दिवाली में मिट्टी के दिए न जलाकर आधुनिक लाइट अपने घरों में लगा रहे हैं। कड़ी मेहनत और मशक्कत से कुम्हार दीपों का निर्माण करते हैं, लेकिन जब वो मार्केट पहुंचते हैं तो खरीदार उनके पास नहीं पहुंचते, जिसकी वजह से उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो रही है। बस्तर सहित पूरे छत्तीसगढ़ के कुम्हार का यही हाल है। जब हमने इन कुम्हारों से चर्चा की तो उन्होंने अपनी परेशानी बताते हुए कहा कि आधुनिक लाइटों के कारण दीपों को तवज्जो नहीं मिलती है। केंद्र और राज्य सरकार कुम्हारों की दिशा सुधारने के लिए योजना बना रही है, लेकिन ये योजनाएं धरातल फिजती साबित हो जाती हैं। दीपावली में मिट्टी के दिए जलाना शुभ माना जाता है, लेकिन आज के आधुनिक परिवेश में लोग इन मिट्टी के दियों को धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं, जिसके कारण कुम्हारों की स्थिति दयनीय होते जा रही है। हम आपसे अपील करते हैं कि इस दीपावली आप मिट्टी के दिए जलाकर इन कुम्हारों का आर्थिक मदद करें, ताकि इनका जीवन भी सकुशल चल पाए। कैमरामैन राज यादव के साथ सतीश बौद्ध, रायपुर, छत्तीसगढ़। जालर आजकल का डेट में दिया बिक्री नहीं जा रहा है, सब जालर हो गया और मोमबत्ती हो गया। इसको ले जाएंगे बाजार में। मजदूर के लिए भटक रहे हाईटेक आधुनिक नर्सरी के मजदूरों को 1 साल से यहां पर मजदूरी नहीं मिली है। सवाल यह है कि क्या मजदूरों के घर इस बार दिवाली नहीं बनेगी? भूखे मरने की कगार पर ही मजदूर पहुंच चुके हैं, उनके परिवार पहुंच चुके हैं। मजदूरों ने प्रशासन के खिलाफ गुस्सा भी जाहिर किया है। आज ही इसे संज्ञान में आया है और जैसे ही असिस्टेंट डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर से बोलते हैं, सामने बड़ा त्योहार है सर, तो उसके पहले हो सकती है। हाँ, कोशिश